इस रूम के वॉल पे इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, यहाँ पे ये जो लाइन बन रहा है ना, ये लाइन को देखो, इस लाइन को देखो, ये हमारा एक लाइन हो गया। और दूसरा लाइन तुम इसको देखो, इसके इस वॉल पे जो एक लाइन बन रहा है, इस लाइन को देखो। ठीक है, देखने में लग रहा है पैरेलल, बट ये नॉन पैरेलल है। इसको थोड़ा ना ऐसे कर लो, एक मिनट। इसके वॉल पे देखो, ये वाले लाइन को देखो, इसको ज्वाइन करते हैं हम लोग। इस लाइन को देखो, और दूसरा तुम देखो इस लाइन को। ये देखने में लाइन दोनों आपस में क्या लग रहा है कि ये पैरेलल है। हमने इस दो पॉइंट को ज्वाइन किया, वॉल के ऊपर जो है डायगोनल बना दिया, इसको ज्वाइन किया, इसको हमने लाइन L1 बोल दिया। एक हमने लाइन ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको हमने क्या बोल दिया, लाइन L2। ये देखने में लग रहा है ना डायग्राम में कि ये पैरेलल, बट ये पैरेलल नहीं। एक काम किया मैंने, क्यूबॉइड बना दिया, सॉरी क्यूब बना दिया। क्यूबॉइड बना दोगे नॉन पैरेलल दिखेगा, दिखने भी लगेगा नॉन पैरेलल। चलो मैं बना ही के दिखाता हूँ। अब देखो ये क्यूबॉइड बना दिया हमने, यहाँ देखो ये क्यूबॉइड बना दिया। अब ये देखने में लाइन है ना, नॉन पैरेलल है। अब तुम्हें लग रहा होगा क्या कि ये लाइन आपस में क्या हो जाएगा, ये लाइन आपस में इधर जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। एक ऊपर से निकल जाएगा, एक नीचे से निकल जाएगा। मतलब क्या होगा, ये लाइन आके ऐसे ऊपर ऐसे होगा ये लाइन, और ये लाइन ऐसे होगा। ये लाइन आपस में यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे करके, और ये जाके नीचे से निकल जाएगा। मतलब है कि ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन क्या होगा, ऐसे करके जाएगा और इसके नीचे से ऐसे निकल जाएगा। ये आपस में क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये लाइन जो है ना, ये वाला लाइन, ये इसको मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, और इसको D बोल दिया। तो लाइन AB और ये जो लाइन CD है, ये आपस में कट नहीं करेगा। एक नीचे से निकल जाएगा, एक ऊपर से निकल जाएगा, कट नहीं करेगा। तो ये AB लाइन और CD लाइन क्या है, ये स्क्यू लाइन है। और स्क्यू लाइन मैंने क्या बोला, हमेशा क्या होता है, नॉन कोप्लेनर होता है, कभी भी एक प्लेन पर नहीं लाई करेगा। ऑब्वियस ही बात है कि अगर एक प्लेन पर लाई करे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एक प्लेन पर लाई करेगा, नॉन पैरेलल होगा, तब तो इंटरसेक्ट कर जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एक प्लेन पे भी ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दो डिफरेंट प्लेन्स पर हो। अब हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अच्छा उससे भी पहले स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं बोलता हूँ कि लाइन AB लाइन, ये AB लाइन और ये CD लाइन या DC लाइन, ये हमारा क्या, दो स्क्यू लाइन है। तो इन दोनों स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये मतलब है कि अभी के केस में इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये AD शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्यों, बिकॉज AD जो है ये AB लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, और ये जो हमारा AD है वो DC लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलने का मतलब क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलने का ये मतलब हुआ कि एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों स्क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या हो जाएगा, दोनों स्क्यू लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो उसके लिए तुम अब यहाँ देखो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन समझ में आ गया। अब क्या हम बोलेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस। तो दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया कि मान लो कि एक लाइन ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, एक लाइन ऐसे ले लिया। ये दोनों स्क्यू लाइनें दो डिफरेंट प्लेन पर है, ठीक है। इस लाइन को हमने L2 बोल दिया और इस लाइन को हमने क्या बोल दिया, L1 बोल दिया, ठीक है। L1 लाइन की इक्वेशन को हमने बोला, L1 लाइन के इक्वेशन को, जो L1 लाइन है उसके इक्वेशन को बोला R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। L2 लाइन के इक्वेशन को हमने क्या बोला, R वेक्टर इज इक्वल्स टू
A2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B2 वेक्टर, ऐसे बोल दिया, ठीक है ना। लैम्डा की जगह म्यू यूज़ कर लो, ऐसे बोल दिया, ठीक है। और मान लिया क्या हमने कि इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है L1 L2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा ये PQ है। बात को सुनना बिल्कुल ध्यान से। तो अगर ये शॉर्टेज डिस्टेंस PQ है तो ये जो PQ है ये L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और PQ L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ तक हमने मान लिया। अब हमने क्या किया कि कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, लाइन L1 पे S ले लिया और L2 पे हमने पॉइंट एक T ले लिया। ये हमने ले लिया एक लाइन, इसको हमने S बोल दिया, इसको हमने T बोल दिया। इस S के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोल दिया, A1, और इस T के पोजीशन वेक्टर को क्या बोल दिया, A2। देख लो, अगर ये फिक्स पॉइंट है हमारा तो यहाँ पे इस लाइन के इक्वेशन में, L1 के इक्वेशन में क्या, A1 क्या है, इस लाइन L1 पे किसी फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो S को हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, उसको हमने क्या बोल दिया, A1, और इस लाइन L2 पे एक फिक्स पॉइंट ले लिया T, उसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ से A2 बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये PQ क्या होगा, सॉरी, ये PQ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो PQ है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। उससे भी पहले क्या है, ये देखो, उससे भी पहले ये जो PQ वेक्टर है, बात को ध्यान से सुनो, ये जो PQ वेक्टर है ये लाइन L1 पर और ये लाइन L2 दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि PQ वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर मैं तुम्हें ऐसे देखो, अगर मैंने एक वेक्टर ये B ले लिया, B वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर A ले लिया, तो ये एंगल बीच का इसका थीटा ले लिया, तो ये जो वेक्टर होगा हमारा ये A क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो A क्रॉस B वेक्टर है ये B वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और ये किस पे परपेंडिकुलर है, A वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं बोलूं कि हमें A वेक्टर और B वेक्टर पे एक ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, तो क्या मतलब है कि A क्रॉस B वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। A क्रॉस B जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है ना, A वेक्टर और B वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें एक ऐसे वेक्टर का के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है जो A पे भी परपेंडिकुलर हो, B पर भी परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब A क्रॉस B वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। तो क्या होगा, A क्रॉस B वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को अगर हमने n कैप माना तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, यही होता है ना यूनिट वेक्टर। तो ये जो n कैप वेक्टर आया ये A वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, B वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और यूनिट वेक्टर होगा। ये बात आ रही है समझ में। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब अगर मैं बोलूँ कि तुमको ऐसे बोलूँ कि हमें क्या करना है कि PQ ये वेक्टर है जो हमारा PQ वेक्टर लाइन L1 पे भी परपेंडिकुलर है और लाइन L2 पर भी परपेंडिकुलर। देखो ये देखने में 2D डायग्राम लग रहा है बट ये 3D डायग्राम है, हवा में है ये डायग्राम, ठीक है। तो ये PQ वेक्टर, ये जो PQ वेक्टर है ये L1 लाइन पे भी परपेंडिकुलर है, L2 लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। तो PQ वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या हमारा, L1 लाइन के पैरेलल वेक्टर है B1 वेक्टर और L2 लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या हमारा B2 वेक्टर है। तो अगर ये PQ वेक्टर L1 और L2 पे परपेंडिकुलर है तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस PQ वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने n कैप मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर B2 वेक्टर। सिंपल सा है ना, ये B वेक्टर है हमारा, ये A वेक्टर है, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर है। तो ये A क्रॉस B जो वेक्टर होगा हमारा, ये A क्रॉस B वेक्टर होगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर मुझे A क्रॉस B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर को क्या लिखेंगे, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर, ये लिखेंगे ना। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, ये होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 वेक्टर। तो यहाँ पे अगर मुझे
ए क्रॉस बी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यही लिखेंगे ना। तो हमने एन कैप लिख लिया यहाँ पे, किसके डायरेक्शन में, पी क्यू वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, इस वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, b1 क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ये आगे बात समझ में। अब पी क्यू वेक्टर को हमने क्या बोला, ये जो पी क्यू वेक्टर है इसको हमने मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, इसके पी क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने डी बोला इंटू एन कैप, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, डी, और एन कैप को क्या लिख सकते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पी क्यू वेक्टर। अब ये ध्यान देने वाली बात क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, उससे भी पहले पी क्यू वेक्टर का, जैसे मैं ये लाइन एल दे दूँ, ये ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ाया जा चुका है। ये ए वेक्टर का, यहाँ पे अगर मैंने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वेक्टर में ऑलरेडी बताया जा चुका है। इस लाइन एल और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। अब मैं बोलूँ ये मान लो कि हमारा एम एन है, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर के दोनों एंड पॉइंट से क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो एम एन का वैल्यू क्या होगा, एम एन का वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ये जो एम एन है ना, प्रोजेक्शन जो है इस ए वेक्टर का अलोंग दिस लाइन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अब इंटू मैग्नीट्यूड, इसके जो बीच का एंगल बन रहा है उसके कॉस थीटा के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें क्या करना है, इस पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, तो मैं से देखो, ये जो एस टी वेक्टर है, एस टी वेक्टर, इसके तुम टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है। फिर यहाँ पे टी के एस टी वेक्टर जो इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये पी क्यू क्या है, ये एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन है, एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन है ऑन द वेक्टर पी क्यू, पी क्यू वेक्टर पे। ये जो हमारा पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू वेक्टर, ये सॉरी एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर मैं ले लूँ पी क्यू वेक्टर पे, तो वो क्या आ जाएगा, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि हम पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, पी क्यू वेक्टर है हमारा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ एस टी वेक्टर, एस टी वेक्टर है ना, इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा, एस टी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन हो जाएगा अलोंग दिस वेक्टर पी क्यू, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही तो हमें चाहिए। अब पी क्यू वेक्टर का एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं, एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एस टी और पी क्यू के बीच का एंगल, मान लो हमने एस टी और पी क्यू के बीच का एंगल को थीटा मान लिया, इंटू मॉड ऑफ कॉस थीटा, ऐसे ही लिखते हैं। तो यही हमारा पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, यही तो आ जाएगा इन दोनों L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों स्क्यू लाइन L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो मतलब ये हमें चाहिए, वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमने कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा किसके बीच का एंगल, पी क्यू वेक्टर और एस टी वेक्टर के बीच का एंगल। तो क्या होगा, पी क्यू वेक्टर एस टी वेक्टर ऐसे लिखा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एस टी वेक्टर, ऐसे लिख लिया। पी क्यू वेक्टर क्या है हमारा, पी क्यू वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, पी क्यू डी इंटू डी वेक्टर इंटू एन कैप वेक्टर, ये पी क्यू वेक्टर लिखा है ना हमने, डी इंटू एन कैप वेक्टर। और ये एस टी वेक्टर, एस टी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, डॉट क्या हो जाएगा, ये ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर। यहाँ पे डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है, ये क्रॉस भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। मतलब ये हमने पी क्यू वेक्टर को क्या लिया, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हमने लिया है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिया, डी लिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इंटू एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, ये है ना एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिलेगा, इसको हमने एस टी बोल दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझना ये है कि ये पी क्यू का लेंथ क्या है, ये जो पी क्यू का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड क्या है, ये एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन है अलोंग दिस पी क्यू वेक्टर, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एस टी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा ना, प्रोजेक्शन इस पी क्यू वेक्टर के अलोंग, वही पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। एस टी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा इस पी क्यू वेक्टर पे, वो क्या होगा, वो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अब जैसे मैं बोलूं कि ये ए वेक्टर है, इस लाइन एल पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ये एम एन होगा। यही होगा ना, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एम एन। तो ये एम एन को कैसे लिखते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर और इस लाइन के बीच का जो एंगल होता है उसका कॉस थीटा, उसका मैग्नीट्यूड, यही होता है ना। तो अगर मैं एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन लूँ अलोंग पी क्यू वेक्टर, तो क्या लिखूंगा, एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू मॉड कॉस थीटा, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एस टी वेक्टर एंड पी क्यू वेक्टर, तो यही तो लिखा है। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एस टी वेक्टर का मैग्नीट ये प्रोजेक्शन अलोंग पी क्यू वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ एस टी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर पे, तो क्या होगा, एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना अगर हमें पी क्यू वेक्टर पे, तो एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू मॉड कॉस थीटा। तो अब मैं कॉस थीटा कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा ये मिल गया हमें। ठीक है, तो कॉस थीटा हमें क्या मिल गया। अब ये डी एन कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर। ठीक है, डॉट ये क्या हो जाएगा, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन डी इंटू एस टी। यहाँ सबसे पहले डी डी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ मिला बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन एस टी। ये क्या मिल जाएगा, अपॉन ये आ जाएगा एस टी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, ऐसा मिल गया। ये हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। अब कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही तो रहेगा, यही रहेगा ना, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन क्या होगा ये, एस टी इंटू बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या है, हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस तो है ये पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही है ना। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हमने क्या बोला, डी। रिक्वायर्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या है, बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या है, ये डी है। और डी क्या है, ये डी हमारा इसका डिस्टेंस है, ये पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन पी क्यू वेक्टर पे, एस टी वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या है पी क्यू वेक्टर पे, यही है ना, एस टी इंटू मॉड कॉस थीटा, एस टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू मॉड कॉस थीटा। तो एस टी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने एस टी बोल दिया, और मॉड कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन क्या हो गया ये एस टी वेक्टर एस टी, और ये क्या आ गया हमारा बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, यही आया ना। एस टी को बाहर निकालो, ये तो मैग्नीट्यूड है, बाहर आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा एस टी। तो क्या आ गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर डॉट ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर। ठीक है,
ये हमारा डिस्टेंस आ गया, जो कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले इस रिज़ल्ट को हमें रखना है याद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। और अगर सपोज डैट ना किसी को ये इसका प्रूफ नहीं आया समझ में, तो रहने दो, प्रूफ कभी नहीं पूछता है, बस तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए। फॉर्मूला में क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो स्क्यू लाइन दे रखा है। पहला स्क्यू लाइन क्या दे रखा था, पहला स्क्यू लाइन क्या हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, पहला स्क्यू लाइन क्या दे रखा है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और दूसरा स्क्यू लाइन क्या दे रखा है, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ये हमारा क्या है, स्क्यू लाइन से इन दोनों स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, याद रखो, ये पहले लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या B1, दूसरे लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या B2, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, पहले लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या A1, दूसरे लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या A2, तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करो या A1 माइनस A2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने यहाँ पे A1 माइनस A2 किया तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, बट मॉड है तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 करो या A1 माइनस A2 करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ये हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये किस फॉर्म में हमारा है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। कब, जब लाइन हमारा इस दो वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में इसके बीच का डिस्टेंस है। बट ऐसा तो नहीं है, लाइन तो हमारा कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है, तो उसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स डाल देंगे, B1 वेक्टर डाल देंगे, B2 वेक्टर डालेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। ये लाइन जब वेक्टर फॉर्म में गिवन है ना, तो उसके बीच का जो स्क्यू लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। फॉर्मूला रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अगर हमारे पास लाइन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में हो, जैसे ध्यान से देखो, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, हमारे पास लाइन L1 क्या गिवन हो, ऐसे x माइनस x1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू z माइनस Z1 अपॉन C1। L2 लाइन हमारा हो x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, और ये हो z माइनस Z2 अपॉन C2। ये हमारा लाइन L1 हो गया, लाइन L2 हो गया। लाइन L1 पे फिक्स पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z2, और लाइन L1 जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1। लाइन L2 पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 z2, और लाइन L2 के पैरेलल जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 C2। ये आगे बात समझ में। अब क्या है, वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस होता है, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मॉड B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। यही होता है ना, बस कुछ नहीं, यहाँ पे डाल दो। इसको तुम क्या लिख सकते हो, B1 क्रॉस B2, इस वेक्टर और इस वेक्टर का हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, अब बच्चों B1 क्रॉस B2 कैसे निकालोगे, B1 क्रॉस B2, चलो एक काम करते हैं ना, हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। अब इसको हमें कार्टेशियन फॉर्म में रखना है, तो B1 क्रॉस B2 पहले कैसे निकलेगा, B1 क्रॉस B2 यही होगा ना, I कैप J कैप K कैप, B1 क्रॉस B2 तो क्या होगा, ये A1 B1 C1। B1 वेक्टर क्या है हमारे पास, B1 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1 B1 C1, तो A1 B1 C1 डाल दिया। B2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A2 B2 C2, तो ये हो गया A2 B2 C2। ये हमारा क्या हो गया, B1 क्रॉस B2। ठीक है, अब A2 माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या होगा, यही तो होगा ना, A2 वेक्टर माइनस A1। तो A2 वेक्टर क्या है हमारा, इसमें बात को ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत कर जाना यार। ये A2 A1 इस वेक्टर, ये A2 A1 जो है ना, इस लाइन L1, चलो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग कंफ्यूज करने वाले में बंदे में से हो। L1 वेक्टर के पैरेलल वेक्टर क्या है बताओ, L1 वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है हमारा, ये बताओ,
L1 वेक्टर के पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर है, B वेक्टर है, या फिर हमने इसको बोल दिया B1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। इस L2 वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है, इसको हमने B2 वेक्टर है, इसको हमने क्या बोला A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। ये हो गया। अब L1 वेक्टर पे जो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर क्या है? फिक्स पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर को हमने क्या बोला A1 वेक्टर। A1 वेक्टर क्या होगा x1 आई कैप। अब ये A1 देख के मत कंफ्यूज हो जाना, प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। L2 लाइन पे जो फिक्स पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर क्या, उसको हमने क्या बोल दिया A2 वेक्टर। ये क्या हो जाएगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है B1 क्रॉस B2, तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ B1 क्रॉस B2 वेक्टर, पहले निकालता हूँ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ये क्या होगा डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। पहले B1 वेक्टर लिखेंगे तो क्या होगा ये A1 A2 A3। B2 वेक्टर लिखेंगे क्या हो जाएगा A2 B2 C2। ये तो हमारा आ गया क्या B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये हो गया वेक्टर। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर अगर हमें लिखना है तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर क्या होगा? अगर मैं इसको B1 क्रॉस B2 को अगर लिखूँ तो क्या होगा आई कैप, ये क्या हो जाएगा A2 C1 A2 C2 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप, तो जे कैप क्या हो A1 C2 माइनस A2, ये तो अलग से निकाल रखा है। ठीक है। जे कैप क्या हो जाएगा A2 C2 माइनस A2 C2 माइनस A2 A3 A1 A2 A3 एक मिनट इसका क्या है A1 B1 C1, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी आई एम। इसका B1 वेक्टर क्या A1 B1 C1 ना, तो ये हो जाएगा A1 B1 C1, ये हो जाएगा A2 B2 C2। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार फिर से लिखता हूँ, इस वेक्टर को मैं लिखता हूँ, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आई कैप, क्या हो गया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हटा दिया तो क्या हो गया B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप क्या हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस के कैप क्या होगा के कैप तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो हटा दिया, क्या हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। अब अगर मैं बोलूं कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना रूट अंडर B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा ये A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ये हो गया B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। अब हमारे पास A2 A1 वेक्टर क्या मिल रहा है हमारे पास, इसको देखो ध्यान से। अब अगर तुमने B1 क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया किसके साथ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया ना, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो वेक्टर है आई कैप B1 C2 माइनस B2 C1, ये माइनस को अंदर कर दो तो क्या हो जाएगा प्लस जे कैप क्या हो जाएगा ये A2 C1 माइनस A1 C2 प्लस क्या हो जाएगा के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ये तो हो गया हमारा
B1 क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे A2 माइनस A1, ये क्या हो जाएगा X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप। जब इसका तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई कैप वाले को और जे कैप और के कैप तीनों के क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा X2 माइनस X1, यहाँ से क्या मिलेगा B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस मिलेगा Y2 माइनस Y1, ये मिलेगा A2 C1 माइनस A1 C2 और प्लस क्या मिलेगा Z2 माइनस Z1 के कैप क्या हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा हमारा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ध्यान से देखो X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। इसको तुम ओपन करो, देखना ये आ जाएगा, ठीक है। ये आगे बात समझ में। अब हमारा जो D है वो क्या है, D हमारा मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन क्या है, यह है ना मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन क्या है ये मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, यही है ना। तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लिख देते। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक तो पहले मॉड तो लगेगा ही, डिस्टेंस है, इसकी जगह डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 Z2 माइनस Z1 A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है। रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे निकाला है ना, देख लो ये निकाला है ना मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड निकाला है, वो डाल देंगे तो क्या हो जाएगा B1 C2 रूट अंडर B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 C2 A1 होल स्क्वायर प्लस क्या है A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में, ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है। अब देखने में ये लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल आसान है फॉर्मूला याद रखना। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे याद रखोगे। पहला हमारा इक्वेशन क्या, x माइनस X1 अपॉन A1 y माइनस Y1 अपॉन B1 और क्या है z माइनस Z1 अपॉन C1, ये हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस X2 अपॉन A2 y माइनस Y2 अपॉन B2 और ये क्या है z माइनस Z2 अपॉन C2, ये लाइन L2 का इक्वेशन है। और ये इसके बीच का, ये दोनों क्या हमारा स्क्यू लाइन से, इन स्क्यू लाइन से ये दोनों, इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस ये दे रखा है, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, देखो कितना आसान है। अच्छा सबसे पहले इस क्यू लाइन में x1 y1 z1 क्या है, इस लाइन L1 पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। A1 B1 C1 क्या है, इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। x2 y2 z2 क्या है, इस लाइन L2 पे जो फिक्स पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है। A2 B2 C2 क्या है, इस लाइन L2 के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ आगे बात समझ में। अब डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, पहले तो मॉड लगा दिया, फिर मॉड के ऊपर डिटर्मिनेंट। अब क्या करेंगे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, बात बराबर है। जो डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो होगा वो क्या होगा, x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1, मतलब कि दोनों लाइन पर जो फिक्स पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, वो पहले रो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट बन जाएगा। फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा y2 माइनस y1, फिर फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट क्या बन जाएगा z2 माइनस z1। फिर क्या करोगे, सेकेंड रो में क्या लिखोगे, पहले लाइन के जो पैरेलल जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1। फिर इस डिटर्मिनेंट के थर्ड रो में क्या लिखोगे, जो दूसरे लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो, मीन्स क्या हो जाएगा A2 B2 C2, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है, देख लो कैसे याद रखेंगे। B1 C2,
देखो ये कैसे याद रखो, A1 B2 माइनस A2 B1, देख लो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे करो A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। फिर देखो B1 C2 माइनस B2 C1, देख लो यहाँ पे B1 C2 होगा B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। फिर करो क्या, A1 C2 माइनस A2 C1। देखो इसको लिख सकते हो ना A1, इस ब्रैकेट को क्या लिख सकते हो, A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, उलट सकते हो ना स्क्वायर में, तो फिर A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट में ले लो, तो ये दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। बहुत ईजी है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि मान लो कि मैं बोलूँ कि वो दोनों स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस आ गया, यहीं से हमारा एक और कंडीशन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो।